सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी रिद्धि होती है वो आर्य को बहुत बताने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। उसके बाद से रिद्धि आती है और बेड पर लेट जाती है और लेटे लेटे ही उसको नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद आर्य भी रूम में आती है और रिद्धि को अपनी बाहों में लेकर सो जाती है। अब इसके आगे अगली सुबह आर्य की नींद लगातार अलार्म की बजती हुई घंटी की वजह से खुलती है। उसने उठकर जल्दी से अलार्म बंद किया और उसकी नज़र अपने पास से होती हुई रिद्धि पर पड़ी। उसे देखकर एक बार तो आर्य के फेस पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पर वो स्माइल गुस्से में बदल गई। आर्य उसके करीब आकर धीरे से बोलती है, मैं जानती हूँ मिसेस कपूर कि तुम कल रात क्या कहना चाहती थी, और मैंने जानबूझकर तुम्हें भी कुछ कहने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब तुम कुछ भी कहो। अब तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हारे कुछ कहने का या मेरे कुछ सुनने का कुछ बाकी ही नहीं रहा है। मैंने पहले भी तुम्हें बहुत से ऐसे मौके दिए जब तुम मुझे तुम्हारा सच बता सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सुनना ही नहीं चाहती। अब मैं तुमसे कहूँगी और सिर्फ तुम सुनोगी। अब तक वो होता आया है जो तुम चाहती थी, लेकिन अब वो होगा जो मैं चाहती हूँ। मुझे अब तैयार होना है, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के दिन ही हम दोनों के आगे आने वाली ज़िंदगी का फैसला होगा। ये कहकर आर्य रिद्धि के दोनों गालों पर किस करती है और अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। जब थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती है तो बेड पर बैठी और अपनी सोच में डूबी रिद्धि को देखती है और उसके करीब आती है। रिद्धि के पास आकर आर्य ने उसके फोरहेड पर एक किस किया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आर्य को खुद के पास पाकर रिद्धि ने उसे देखा और फिर बोली, आर्य मुझे तुमसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस पर आर्य उससे दूर होते हुए बोलती है, अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी। तुम तो जानती ही हो कि आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उससे पहले मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए मुझे ईशान से भी बहुत कुछ डिस्कस करना है, इसलिए मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे मीटिंग के बाद बात करती हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ती है, जिस पर रिद्धि ने फिर से कहने की कोशिश की, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आर्य। लेकिन आर्य वहाँ से फाइल उठाते हुए स्टडी रूम की तरफ चली जाती है और बोलती है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ रिद्धि। आर्य के जाते ही रिद्धि भी भारी मन से बेड से उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। स्टडी रूम में ईशान आते हुए आर्य से बोलता है, भाई क्या इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद आप भाभी को छोड़ दोगे? जिस पर आर्य उसे घूरते हुए बोलती है, यहाँ पर मैंने तुम्हें तुम्हारे फाइल के बारे में डिस्कस करने के बुलाया है, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। जिस पर ईशान बोलता है, भाई आप कब इस तरह से अपनी हुकूमत चलाना छोड़ोगे? आप अपने आगे किसी की बात क्यों नहीं सुनते हो? आर्य बोलती है, ईशान तुम्हें नहीं लगता कि एक अनजान लड़की के लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो? जिस पर ईशान बोलता है, पहली बात तो ये है कि भाई वो अनजान लड़की नहीं, मेरी भाभी है और आपकी पत्नी है। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ। ईशान की ये बात सुनकर आर्य ने उसे घूरा तो ईशान दोबारा बोलता है, भाई हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है, तो भाभी को भी एक मौका तो मिलना चाहिए। और फिर उस दिन आप ही तो कह रहे थे कि इन सब में भाभी की कोई गलती नहीं है, फिर आप उन्हें किस गलती की सज़ा देना चाहते हैं? जिस पर आर्य बोलती है, मैंने तुमसे उस दिन ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो जितने दिन इस घर में रहे तुम उसकी बेइज्जती करो।
इस पर ईशान बोलता है, लेकिन भाई। आर्य बोलते हैं, प्लीज़ ईशान, ये सब बात करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और रही बात मेरे और रिद्धि के रिश्ते की, तो उस बारे में हम बाद में सोचेंगे। सोचने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है। मैं अपने बारे में फैसला ले चुकी हूँ, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बदलने वाली हूँ। तो अब बेहतर होगा कि हम फाइल पर डिस्कस करें। ईशान बोलता है, भाई मैं मानता हूँ कि उनसे गलती हुई है, लेकिन हर गलती के लिए सज़ा देना कोई ज़रूरी तो नहीं है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि सज़ा मिलने से इंसान सुधर जाए। कई बार माफ़ी देने से भी इंसान सुधर जाता है। तो प्लीज़ आप कम से कम उनसे एक बार इस टॉपिक पर बात तो कीजिए। जिस पर आर्य बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना ईशान कि उसके और मेरे बीच में अब बात करने के लायक कुछ रह नहीं गया है। और प्लीज़ अब तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तो उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन उसने तुमसे अपनी बात कह दी है। ईशान बोलता है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भाभी से कोई बात नहीं हुई है और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया है। ईशान समझ जाता है कि आर्य किसी तरह से इस बारे में बात नहीं मानने वाली है, इसलिए वो दोनों चुपचाप फाइल पर डिस्कस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ईशान बोलता है, भाई आज हम मिस्टर खन्ना और बाकी सबको हरा देंगे और ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलकर रहेगा। ईशान की बात सुनकर आर्य मुस्कुराती है और अपना हाँ में सर हिलाती है, जबकि रिद्धि तो अपनी प्लेट में चम्मच ही घुमा रही थी। उसे ऐसा करता देखकर आर्य बोलती है, क्या बात है मिसेस कपूर, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है या फिर नाश्ता अच्छा नहीं है? आफ्टर ऑल तुमने ही तो बनाया है। माना कि पहले तुम अच्छा नहीं बनाती थी, लेकिन अब तो तुम खाना अच्छी बनाती हो। यकीन मानो, नाश्ता वाकई में अच्छा बना है। अब जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। आर्य की बात सुनकर रिद्धि चुपचाप से अपना सर झुकाकर धीरे धीरे नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद रिद्धि आर्य से फिर बोलती है, आर्य प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। जिस पर आर्य बोलती है, रिद्धि अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है तो ऐसा करो, तुम हमारे साथ होटल चलो। तुम्हारे डैड भी वहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड की कंपनी ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है। तो तुम अपनी बात रास्ते में बता देना। आर्य की बात सुनकर रिद्धि ने उसे देखा तो आर्य बोली, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? तो रिद्धि ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो तीनों होटल के लिए निकल गए। कार में बैठने के बाद रिद्धि ने कई बार आर्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार या तो उसका फ़ोन बजे जा रहा था या ईशान के साथ वो कुछ डिस्कस करने लग जा रही थी। रिद्धि के लाख कोशिशों के बाद भी वो आर्य से कुछ भी नहीं कर पाती है। होटल में रिद्धि एक साइड बैठी थी और आर्य कुछ लोगों के साथ बैठकर बात कर रही थी। रिद्धि मन ही मन खुद से बोलती है, मैं कब से आर्य को बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आर्य मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है उसे सब कुछ बता सकूं। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं मीटिंग स्टार्ट होने में। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद अगर आर्य को पता चलेगा कि उसकी फ़ाइल मैंने बदल दी है और उसके पास गलत फ़ाइल है, तो आर्य की कितनी बदनामी होगी। इससे तो अच्छा है कि इस मीटिंग में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये सोचकर वो सबके पास जाती है और सबको एक्सक्यूज़ मी बोलकर आर्य का हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक कोने में ले जाती है। आर्य कुछ कहती उससे पहले ही रिद्धि गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ तुमसे कुछ बताने की, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती हो। जानती हो कितनी ज़रूरी बात है। मैंने क्या किया है तुम्हारी फाइल। उसकी बात पूरी करने से पहले आर्य ने उसके लिप्स पर अपनी एक उंगली रख दी और बोली, तुम चिंता मत करो, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मैं आज हारूंगी नहीं। ये कहकर उसने उसके फॉरहेड पर एक किस किया और फिर से कहा, चलो अब मुझे बेस्ट ऑफ लक तो विश कर दो। आर्य की ये बात सुनकर रिद्धि की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं।
तो वो आगे बढ़ती है और उसके गाल पर एक किस करके उससे बोलती है बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का नतीजा मिले और किसी और की गलती का खामियाजा तुम्हें न भुगतना पड़े। आर्यन ने उसका फेस अपने दोनों हाथों से होल्ड किया और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मिसेस कपूर, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं थी जो बात बात पर रोने लग जाए। तुम तो बहुत ही स्ट्रांग थी। मेरी मिसेस कपूर तो खुद रोने वालों में से नहीं है बल्कि दूसरों को रुलाने में से थी। फिर ऐसा क्या हो गया है जो आज ये मोती बेवजह तुम्हारी आंखों से बरस रहे हैं? फिर एक पल में उसके फेस के भाव बदल जाते हैं और बोलती है, ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें यूं ही जाया ना किया करो। ना जाने कब बहाने पड़ जाए, इसीलिए संभाल के रखो इन्हें। ये कहकर आर्य ईशान के साथ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। रिद्धि उसकी कही बातों को सोचकर वहीं पे बैठ जाती है और खुद से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो आर्य, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिद्धि वहीं बैठकर मीटिंग खत्म होने का इंतज़ार करने लगती है और उन सब पलों के बारे में सोचने लगती है जो उसने आर्य के साथ बिताए थे। कैसे आर्य ने उसकी छोटे बच्चों की तरह परवाह की थी। जब वो बीमार हुई थी तो कैसे उसने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। कैसे उसने एक पल के लिए भी अपनी सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी थी। कैसे वो अपने ऑफिस के काम की चिंता किए बिना उसकी वो क्या बोलते हैं, भूल गई, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। रिद्धि थी तो कुणाल के झूठे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे आर्य की सच्ची परवाह प्यार कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो अच्छे से जानती थी कि वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है और अब सब कुछ ठीक कर देने के लिए उसे बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वो अपने सोच में डूबी थी कि तभी वहाँ पे कुणाल और जूही दोनों आते हुए उसे नज़र आते हैं। वो दोनों उसे एक डेविल स्माइल देते हैं और सामने से निकलकर मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। मीटिंग रूम में ईशान और आर्य एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और उनके बराबर में रिद्धि के पिताजी बैठे हुए थे। जैसे ही आर्य ने कुणाल और जूही को एंटर करते हुए देखा तो वो अपने मन में बोली, कुणाल खन्ना और जूही खन्ना, कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम वही जूही खन्ना हो जिसे मैंने इस दुनिया में हर चीज़ से बढ़कर चाहा और तुमने सिर्फ मेरी बर्बादी चाही। लेकिन अब मैं वो पहले वाली मासूम आर्य नहीं रही जिसके साथ तुमने जी भर के खेला। जूही खन्ना, अब ये आर्य बदल चुकी है। मुझे बर्बाद करना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब सब कुछ बदल चुका है। ना ये आर्य पहले जैसी है और ना ही ये हालात पहले जैसे हैं। कुणाल और जूही की नज़र जैसे ही आर्य और ईशान पर पड़ती है, वो एक डेविल स्माइल के साथ उसके पास जाकर कुर्सियों पर बैठ जाती है और आर्य को देखकर इस तरह से स्माइल करने लगते हैं जैसे कि उन्हें कोई जंग लड़ने से पहले ही वो जंग जीत ली हो, उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया हो। जूही तो खुद की तरफ यूँ मुस्कुराता देखकर आर्य के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कभी ईशान की तरफ देखती तो कभी आर्य को अपनी तरफ देखता देखकर ईशान आर्य की तरफ थोड़ा सा झुकता और धीरे से बोलता है, भाई लो आ गई आपकी एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट दुश्मन। ये कहकर उसने उसकी तरफ अपनी आई विंग कर दी, जिसे देखकर आर्य ईशान के कान में बोलती हैं, बिहेव योर सेल्फ ईशान, दिस इज़ नॉट द राइट प्ले टू दिस थिंग्स। आर्य की ये बात सुनकर ईशान का फेस उतर जाता है और वो मुंह बनाकर सीधा होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी वहाँ अनाउंस किया जाता है कि खन्ना इंस्टीट्यूट की बारी है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए।
उनके अनाउंस करते ही खन्ना इंडस्ट्रीज की तरफ से अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए जूही खड़ी होती है। तो आर्य के फेस पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वो भी बड़ी वाली। वो और ईशान उस धमाके का इंतज़ार करने लगता है जो कि अभी कुछ ही पलों में होने वाला था। खन्ना इंडस्ट्रीज का नाम अनाउंस होते ही जूही ने अपने पास रखी फाइल उठाई और सामने की तरफ बढ़ गई। पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसने वो फाइल खोली। उसमें एक पेन ड्राइव थी जिसे उसने टेबल पर रखे प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया, और जैसे ही पेन ड्राइव प्रोजेक्टर से कनेक्ट हुई वैसे ही ईशान के मुंह से निकला बूम। उस पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर से लगाते ही उसमें गाना बजने लगते हैं। गाना कौन सा बज रहा था? टिप टिप बरसा पानी। वो गाना सुनते ही उसके बीच सारे लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई, और ईशान तो अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगा। आर्य भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए बैठी थी। वो हंसना तो चाहती थी लेकिन हंस नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। गाना को सुनते ही जूही और कुणाल के तो तोते उड़ जाते हैं। जूही ने जल्दी से बोला सॉरी जेंटलमैन, और उसने वो पेन ड्राइव निकाल कर दूसरे पेन ड्राइव लगाई तो उसमें भी गाना बजने लगा। इधर कुणाल और जूही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब आर्य ने जो वहाँ के हेड थे, क्या नाम रखा जाए, मिस्टर खुराना की तरफ देखा कि वहाँ के वो हेड हैं, और वो ही यह अनाउंस करने वाले थे कि कौन सी कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिलना चाहिए और कौन सी कंपनी का प्रपोजल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उनका पूरा फेस गुस्से से लाल हो चुका था, फिर भी उसने अपनी हंसी को अपने अंदर ही रोका और अपने कोट के बटन बंद करते हुए खड़ी हुई और खुद को शांत करके अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, मिस्टर खुराना, मुझे लगता है कि मिस खन्ना के पास कोई प्रेजेंटेशन है ही नहीं। वो हमारा बस ये टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो हमें बॉलीवुड के ये वाहियात गाने सुना रही हैं, जबकि मुझे लगता है कि कोई भी ये सब नहीं सुनना चाहता है। फिर वो एक नज़र सबकी तरफ डालती है तो देखती है सारे लोग अपना मुंह दबाकर हंस रहे हैं, जिस पर मिस्टर खुराना जोर से चिल्ला कर बोलते हैं, प्लीज़ एवरीवन कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। मिस्टर खुराना की बात सुनकर आर्य अपनी सीट पर बैठ जाती है, और उसने अपने बराबर में ईशान की तरफ देखा तो ईशान वहाँ था ही नहीं। उसने ध्यान से देखा तो ईशान टेबल के नीचे था और अपना मुंह दबाकर हंसे जा रहा था। उसे इस तरह से देखकर आर्य ने भी अपना सर पीट लिया। उसे इस तरह टेबल के नीचे देखकर मिस्टर खुराना बोलते हैं, मिस्टर ईशान कपूर, आप सीधे होकर बैठेंगे? एक्चुअल में हम सब आपकी प्रेजेंटेशन को सच में फील करना चाहते हैं। मिस्टर खुराना की बात सुनकर ईशान अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ जाता है और अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, मैं हंसना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, मिस खन्ना ने काम ही ऐसा किया है कि हंसी रुक ही नहीं रही है। हम सब यहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने का कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और ये है कि यहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग सुनकर खुद को चिल कर रही हैं। मिस्टर खुराना जूही को लगभग झाड़ते हुए बोलते हैं, ये क्या वाहियात हरकत है मिस खन्ना, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है ये सब। इस पर जूही बोलती है, सर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, मैंने तो खुद अपने हाथों से प्रेजेंटेशन बनाई थी, पता नहीं वो इसमें से कहाँ चली गई, लगता है किसी ने चोरी कर ली है। जूही ये बोल ही रही थी और आर्य उसे देखकर स्माइल कर रही थी। मिस्टर खुराना गुस्से से बोलते हैं, सो मिस खन्ना, अगर आपने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी तो इसकी फाइल भी होनी चाहिए आपके पास। जूही अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को देखते हुए बोलती है, यस सर, आई हैव दिस फाइल। जिस पर मिस्टर खुराना बोलते, तो लाइए वो फाइल, हम भी थोड़ा देखें। इधर मिस्टर खुराना और
जूही बात कर रहे थे और आर्य मन ही मन होने वाले धमाके का इंतजार कर रही थी। मिस्टर खुराना ने जूही के हाथ से वो फाइल ली और जैसे वो फाइल खोली, आर्य अपने मन में फिर से बोली, 1 2 3 एंड बूम। फाइल को पढ़ते हुए मिस्टर खुराना के फेस के भाव पल पल बदलने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलते, ये सब क्या है मिस खन्ना? आपने इस फाइल में क्या वाहियात बकवास लिखी है? मिस्टर खुराना को ऐसा बोलते ही काम्या ने झट से उनसे हाथ से वो फाइल ले ली। आर्य मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस खन्ना, यहाँ पर बैठे सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपने इतनी मेहनत से कौन सी प्रेजेंटेशन बनाई है। क्या आप खुद हमें पढ़कर सुनाएंगी कि आखिर आपने इस फाइल में क्या लिखा है? जूही बोलती है, मैं किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट चाहती हूँ मिस्टर खुराना। आप चाहें तो मेरे साथ एक रात। इतना बोलकर जूही चुप हो जाती है और गुस्से से आर्य को घूरने लगती है और वहाँ बैठे बाकी लोग जूही को हाँ जूही को देखकर बुरा भला बोलने लगते हैं। जूही इतना पढ़ते पढ़ते ही चुप हो जाती है और आर्य को अपनी जलती निगाहों से देखने लगती है, जबकि आर्य उसको देखकर स्माइल कर रही थी, जैसे कह रही हो कि तुम इसी के लायक हो। सबको खुसुर फुसुर करता देखकर मिस्टर खुराना बोलते हैं, प्लीज़ आप सब लोग शांत हो जाओ, ये मीटिंग रूम है। यहाँ यहाँ की भी एक मर्यादा होती है जिसका ख्याल शायद मिस खन्ना को तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम आप लोगों को तो बिजनेस के रूल्स पता होंगे। फिर जूही की तरफ मुँह करके बोलते हैं, मिस खन्ना, आपको तो मैं बाद में देख लूँगा। मैं पहले आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला हूँ और हमारी कंपनी की तरफ से आपको आगे से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। हमारी कंपनी आपके साथ अब कोई भी काम नहीं करेगी। आप एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं, मुझे नहीं पता था। और इतना घटिया प्रपोज़ल देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप बाकी सबको भी अपने जैसा गिरा हुआ समझती हैं क्या? जूही की आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसकी इतनी बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं की थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हुआ क्या है। तो वो अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाती है। मिस्टर खुराना आर्य से बोलते हैं, आर्य कपूर, आई होप कि आपके पास तो प्रेजेंटेशन होगी देने के लिए और आप हमें मिस खन्ना की तरह निराश नहीं करेंगी। तो आइए और आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। आर्य एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने कपड़ों को सही करती है, थोड़ा सा झाड़ती है और खड़ी होती है। उसने अपने सामने रखी हुई फाइल उठाई और उसमें से एक पेन ड्राइव निकालकर प्रोजेक्टर से कनेक्ट की। फिर उसने अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखाई। वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये प्रेजेंटेशन दे रही थी और सब उसे ही देख रहे थे। उसकी ये प्रेजेंटेशन को देखकर बाकी सबको भी लगा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कपूर को ही मिले। उसके बाद सब ने एक एक करके अपनी अपनी कंपनी की तरफ से जो भी उनका प्रोजेक्ट था वो बताते हैं। उसके बाद से मिस्टर खुराना अपनी टीम से डिस्कस करने लगते हैं कि किसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी है और ये प्रोजेक्ट किसको मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो विनर अनाउंस करने के लिए सामने आते हैं। आर्य को कहीं ना कहीं ये विश्वास तो था कि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके बाद से मिस्टर खुराना बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वैसे तो सारी प्रेजेंटेशन ही बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रोजेक्ट तो किसी एक को ही मिलेगा। लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन तो ऐसी थी जिनके बारे में ये कहना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सी बेहतर है। हमारी टीम को 2 कंपनियों का प्रपोज़ल सबसे बेस्ट लगा है, इसलिए उन 2 कंपनियों के बीच में
टाई हुआ है, इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट उन 2 कंपनियों को दिया जाता है और अ, वो कंपनी है कपूर इंडस्ट्री एंड ठाकुर इंटरप्राइजेज़। ये सुनते ही आर्य के फेस पर एक सुकून नज़र आने लगता है। वहीं ईशान खुशी से मारे अपनी सीट से उछल पड़ता है। सब लोग अपनी-अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं और रिद्धि के पापा और आकर आर्य को बधाई देते हैं। आर्य भी अपनी सीट से खड़ी होती है और जाकर रिद्धि के पापा के पैर छू लेती है। ईशान भी आकर आर्य के गले लग जाता है और आर्य ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। फिर आर्य और रिद्धि के पापा ने जाकर मिस्टर खुराना से हाथ मिलाया और कल सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात करके खुराना वहाँ से चले गए। वहीं कुणाल और जूही की तरफ देखकर आर्य उनके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ जूही, कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। लगता है मीटिंग में तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो गई। वैसे सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं तो तुम नहीं दोगी। जिस पर जूही बोलती है, मेरी परवाह करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आर्य कपूर, जाकर अपनी और अपनी बीवी की परवाह करो। जिस पर आर्य बोलती है, मेरी बीवी की तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है, वो मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपने पर्सनल मैटर और प्रोफेशनल मैटर अलग अलग रखती हूँ। जिस पर कुणाल बोलता है, ओह रियली, लगता तो नहीं है। जिस पर आर्य बोलती है, वैसे खेल तो अच्छा खेला था तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए, लेकिन शायद तुम भूल गई कि मैं आर्य कपूर हूँ। अब मैं वो आर्य नहीं रही जिसे तुम आसानी से पागल बना सकती थी। वो आर्य दिल से सोचती थी और ये आर्य दिमाग से सोचती है। प्लानिंग तो तुम्हारी बहुत ही अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो फ्लॉप हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्लान बनाओ तो फुल प्रूफ बनाना। तुम तो मुझे बेवकूफ़ बनाने चली थी और देखो खुद ही बेवकूफ़ बन गई। बिजनेस में ओनर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं होती है। वैसे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो ही बोलती हूँ, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें यार, क्या किस्मत पाई है तुमने। पहले गर्लफ्रेंड और अब बीबी, दोनों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। तुम दोनों में से किसी का भी ट्रस्ट नहीं जीत पाई। तुम्हें लग रहा था कि मैं हार गई, लेकिन देखो मैं तो हार कर भी जीत गई। प्रोफेशनली ना सही, पर्सनली ही सही, तुम्हें बर्बाद तो मैंने कर दिया है यार। क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी लड़की के साथ तो कभी नहीं रहना चाहोगी जो किसी और से प्यार करती हो। अब सोचो कि जीत का जश्न मनाओगी या हार का मातम। जिस पर आर्य बोलती, तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है जूही, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई वजह रहने नहीं दूंगी जिससे तुम्हें कोई खुशी मिले। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर दी? नहीं, तुम अब भी गलत हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रिद्धि को तुम्हारी वजह से छोड़ दूंगी? तुम गलत हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आर्य किसी को भी उस गलती की सज़ा नहीं देती है जो उसने की ही ना हो, समझे तुम। ये कहकर आर्य उन दोनों के पास से चली जाती हैं और उस मीटिंग रूम से बाहर आ जाती हैं। रिद्धि भी वहीं बाहर ही थी। उसने देखा जब आर्य और उसके पापा को कांग्रेस कर रहे थे, तो वो समझ गई थी कि ये प्रोजेक्ट हो ना हो आर्य और उसके पापा को मिला है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। रिद्धि ऊपर आसमान को देखते हुए बोलती है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी सुन ली। अच्छा हुआ ये प्रोजेक्ट आर्य और डैड को मिला। थैंक यू, आपने मेरी गलती की सज़ा आर्य को नहीं दी। कुणाल और जूही गुस्से से मीटिंग रूम से निकलते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें रिद्धि दिखाई देती है। जूही तो उसे घूरते ही वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुणाल उसके पास जाकर उससे बोलता है,
तुम्हारी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर रिद्धि उसकी आंखों में देखते हुए बोलती, अरे वाह, धोखेबाज को धोखा मिला तो कितना बुरा लग रहा है। और तुम्हारे मुंह से धोखे की बात अच्छी नहीं लगती है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना ईशान, सॉरी कुणाल, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिलना ही नहीं चाहिए था। तुम इसके लायक नहीं थे। जो लोगों को धोखे से कुछ पाना चाहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिस पर कुणाल बोलता, अरे वाह, छोटी सी चिड़िया के भी पर निकल आए हैं। अब गूंगे भी बोलने लगे हैं। लेकिन भूलो मत कि मैं भी कुणाल खन्ना हूँ। तुम्हें इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। मेरे साथ धोखा करने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे उस सो कॉल्ड वाइफ की जान ले लूँगा, देखना तुम। इस पर रिद्धि गुस्से से बोलती है, तुमसे जो बन पड़े वो करो। अब मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जितना बुरा करना था मेरे साथ तुम कर चुके हो। अब और कुछ भी बाकी नहीं बचा है, समझे तुम? तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट खो दिया, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को गलत समझा, शादी जैसे पवित्र रिश्ते की अहमियत नहीं समझी, और आर्य आर्य जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया। जानते हो, तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे छीन सको। इस पर कुणाल बोलता है, हाँ जाने मन, तो तुम सही रही हो कि अब बर्बाद होने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। वैसे भी आर्य को तुम्हारी असलियत का तो पता चल ही चुका है। अब तो बस ये देखना है कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान